उधर टीपू सुल्तान सैयद गफार की शहादत की खबर सुनते ही खुद किला से निकलकर बाहर मरकगाह में आ गया, जहां अंग्रेजी फौज और मैसूरी फौज के दरमियान शगाफ के दहाने पर खून रेज जंग हो रही थी। मीर सादिक इसी ताक पर था कि सुल्तान किला से बाहर निकले, और जो ही सुल्तान किला से बाहर निकला, मीर सादिक ने अंदर से दरवाजा बंद करवा दिया। किले के अंदर मौजूद सिपाहियों ने मीर सादिक की इस साजिश को भांप लिया। उस वक्त मीर सादिक एक घोड़े पर सवार था और किले से फरार होने की कोशिश कर रहा था। एक सिपाही ने तलवार का वार करके उसे घोड़े से गिरा दिया और फिर मैसूरी सिपाहियों के एक टोले ने उसे पीट पीट कर कत्ल कर दिया। उसकी लाश अगले 3 दिन तक बेगोरो कफन सड़ती रही, और जब मिली तो कोई करीब आने को तैयार न था। फिर उसे वहीं दबा दिया गया। लोग आज भी उसकी कब्र पर जूते मारते हैं। सुल्तान किले के बाहर शगाफ के पास अपने वफादारों के साथ मैदान में मौजूद था। सुल्तान को दरमियान पाकर सिपाही जोश में आ गए और इस बेजिगरी से लड़े कि दुश्मन को शगाफ से पीछे धकेल दिया। लेकिन ऐन उसी वक्त पूर्णिया ने तनख्वाहें तकसीम करने का ऐलान कर दिया और बहुत से सिपाही तनख्वाह की वसूली के लिए शगाफ से हट गए। अब रास्ता साफ था। अब सुल्तान सिर्फ चंद एक वफादारों और जानिसारों के साथ मैदान में था। दुश्मन कलील तादाद के सबब एक बार फिर गालिब आ चुका था और इतना करीब आ चुका था कि अब तलवारों और संगीनों की जंग शुरू हो गई थी। सुल्तान ने अपने बिखरे हुए सिपाहियों को जमा करने के लिए अंदर जाना चाहा, लेकिन दरबानों ने किले का दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। सुल्तान समझ गया कि उसकी जान की कीमत वसूल कर ली गई। बंगलोर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था और टीपू सुल्तान सरंगापट्टम की तरफ लौट रहा था, क्योंकि अगला हदफ सरंगापट्टम ही था। दूसरी जानिब हैदराबादी और मरहठी अफवाज भी अपनी अपनी सरहद से मुतसिल मैसूरी इलाकों और किलों पर हमलावर हो चुकी थी और फतह करते हुए सरंगापट्टम की जानिब बढ़ रही थी। लेकिन उनकी पेशकदमी आस्था थी, शायद इसकी वजह मुज़ाहमत थी। दूसरी जानिब कार्नवालिस की फौज बंगलोर की फतह के बाद अशियाए खुर्दनोश की फिक्र से आजाद हो चुकी थी और अकेला फौज लेकर सरंगापट्टम की जानिब बढ़ने लगा। वो टीपू सुल्तान के उस कज़ाक टोले को भूल गया था जिसने बंगलोर के मुहासरे के दौरान अंग्रेज फौज की सप्लाई लाइन काट के रख दी थी और अंग्रेज फौज फाकों के हाथे मरते मरते बची थी। इस कज़ाक फौज की क़यादत कमरुज़्ज़मान खान कर रहा था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और कार्नवालिस सरंगापट्टम से कुछ फासले पर आन पहुंचा था। उधर सरंगापट्टम के किले के दिफा को तोड़ना भी आसान न था। टीपू सुल्तान ने एक दूसरे के बाद 3 खंदकें खुदवाई थी और बहुत सारे लश्करियों ने इनमें मोर्चे बना लिए थे और तोपें लगा ली गई थी। इन 3 खंदकों के बाद दरिया कावेरी था, जिसमें बरसात की वजह से तुग़यानी आई हुई थी, जिसके बाद किला सरंगापट्टम था और यही किला ही तो अंग्रेजों के गले की वो हड्डी था जिसे ना तो निगला जा सकता था और ना उगला जा सकता था, और जिसे इस बार निगलने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा था। मोर्चे वाले मैसूरियों और अंग्रेज फौज के दरमियान लड़ाई तो उसी रात ही शुरू हो गई। जिस रात अंग्रेज सरंगापट्टम के सामने पहुंचे थे, मुसलसल 15-20 दिन तक गोलाबारी होती रही, बंदूकें चलती रही और तलवारें बेनियाम होती रही। लेकिन अंग्रेजों को सिर्फ इतनी ही कामयाबी मिली कि वो 2 खंदकें अबूर कर सके, या कह लो कि इन खंदकी मोर्चों पर कब्जा कर लिया गया। मैसूरियों ने शैतान को दरिया अबूर न करने दिया। लेकिन सूरत हाल उस वक्त बदली जब हैदराबादी अफवाज फरंगियों के इत्तेहादी के तौर पर जंग में शामिल हो चुकी थी। तीसरी खंदक या मोर्चा जनों की कमान सैयद हसन खलील कर रहा था। मुत्तहिदा हमला और अफवाज ने इस मोर्चे पर हमला कर दिया और ये बहादुर लड़ता रहा, हत्ता कि इसके सारे जानिसार कट गए और ये खुद जख्मी हो गया, जिसे जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे खुचे मैसूरियों ने दरिया के उस पार महफूज किले की तरफ स्पाई अख्तियार करना शुरू कर दी। मुत्तहिदा हमलावरों ने पीछे हटती फौज का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन किले से इतनी शदीद गोलाबारी की गई कि तकरीबन 600 फरंगी और हैदराबादी मारे गए या शदीद जख्मी हो गए। इस गोलाबारी के साए में मैसूरी दरिया अबूर करके अब किला में मोर्चा बंद हो चुके थे। आपको लग रहा होगा कि अंग्रेज और हैदराबादी, जिसे हम अब मुत्तहिदा हमलावर कहेंगे, को यहाँ कामयाबी मिली कि उन्होंने मैसूरियों को भगाकर किला बंद कर दिया, तो आप गलत हैं। पुराने जमाने की जंगों में जब ज़राए नकल व हमल और ज़राए इबलाग न होने के बराबर होते थे, तब वक्त बहुत अहमियत अख्तियार कर जाता था।
मसलन वक्त पर टारगेट फतह करना या वक्त पर सप्लाई का पहुंचना। लेकिन जहां मुत्तहिदा अफवाज को ये तो अंदाजा था कि किला श्रृंगापट्टनम को फतह करना आसान न था, ये 1 महीनों तक जारी रहने वाले मुआसरे की शक्ल भी अख्तियार कर सकता था और वो इसके लिए तैयार भी थे। लेकिन शायद वो टीपू सुल्तान की जंगी हिकमत अमली या तो समझ नहीं सके थे या नजरअंदाज करने की गलती कर बैठे। उसकी जंग की सबसे बड़ी चाल ये थी कि वो लश्कर के 2 हिस्से बनाया करता था, एक हिस्सा जो सामने होता था और दूसरा हिस्सा जो जंगलों और पहाड़ों में छुपा रहता था और दुश्मन की सप्लाई लाइन मुकम्मल तौर पर काट के रख देता था। मुत्तहिदा अफवाज के साथ भी यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। मैसूरी कज़ाकों ने दुश्मन की सप्लाई को लूट लिया और इसकी हिफाजत पर मामूर लोगों को कैदी बना लिया। उधर मुत्तहिदा अफवाज में फाके पड़ने लगे, फौजी बीमार पड़ने लगे, जानवर भूख से मरने लगे। भूखे लश्करियों ने मुर्दा जानवरों को खाना शुरू कर दिया। मरते तो आखिर क्या करते, जिंदा भी तो रहना था। जख्मी और बीमार सिपाह की तादाद हजारों में थी। कैंप मुर्दा जानवरों की लाशों से भरा पड़ा था और किसी में इतनी सकत न थी कि इन जानवरों की लाशों को ठिकाने ही लगा दे। कारनावाला से उम्मीद पर बैठा था कि मरहटे मदद को आन पहुंचेगी तो सामाने खुर्दनोश मिल जाएगा, लेकिन दूर दूर तक मरहटों की आमद की नजर न आ रही थी। कारनावाला जो कोई भी कासिद मरहटों के पास भेजता, टीपू के कज़ाक दस्ते उसे पकड़ लेते। आखिरकार कारनावाला की समझ में ये बात आ ही गई कि दरिया का अबूर करना फतह नहीं बल्कि मौत है। बस उसने बंगलोर की जानिब पछताई का फैसला किया। फरंगी फौज बीमार थी, हौसला हारे हुई थी और बारिशों से भीगी हुई थी। मैसूरियों का किले से निकल कर ऐसी फौज पर हमला करना एक आसान अमर था। वो इत्तेहादी फौज को हमले का निशाना बनाते हुए नेस्तो नाबूद कर सकते थे, लेकिन इस मरतबा भी टीपू सुल्तान ने कोई कार्रवाई करना मुनासिब ना समझा। जर्नैलों ने थकी मांदी और बीमार फौज के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसरार किया, लेकिन टीपू सुल्तान ने इजाजत ना दी। यूं टीपू सुल्तान एक और तारीखी गलती कर चुका था, शायद पांसा पलट देने वाली गलती। या अंग्रेजों को तकदीर ने किसी हिकमत के तहत बचा लिया था। अंदाजा कीजिए कि मुत्तहिदा अफवाज इतनी नातवानी का शिकार थी कि बार बर्दारी के जानवर मर जाने के बाद रुखसत होने से पहले उन्होंने तोपों को गड्ढे खोदकर वहीं जमीन में दफन कर दिया और बहुत सारा सामान जो मैसूरियों के हाथ लग सकता था को आग लगा दी गई। कहते हैं मुमलिकत खुदादाद मैसूर के आखिरी दिनों में टीपू सुल्तान कुछ जिद्दी तबीयत का हो गया था, या कह लो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। इसीलिए बहुत सारी जगहों पर जब वफादारों की जानिब से कार्रवाई का मशवरा दिया गया तो टीपू ने इजाजत न दी। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगलोर के मज़ाफ़ात में पहुंच चुका था और वहां जाकर हाथ पे हाथ धरे मौसम बरसात के निकलने का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि उसने बेहतरीन जंगजू की तरह अपनी शिकस्त से सीखा और शिकस्त की वजूहात को ज़ेरे गौर लाया और उसका मुस्तकिल हल निकलने की कोशिश करता रहा। वो इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। आपको बताया गया है कि अंग्रेजों की शिकस्त की वजह यह थी कि पिछली बार अंग्रेज फौज रस्तों में पड़ने वाले सुल्तानी किलों और सुल्तानी कज़ाकों को नजरअंदाज करते हुए श्रृंगापट्टनम पर हमलावर हुई थी। किलों में किला बंद मैसूरी लश्करियों और जंगलों में छुपे सुल्तानी कज़ाकों ने अंग्रेजी फौज की सप्लाई लाइन को बर्बाद करके रख दिया। हत्ता कि अंग्रेज लश्करी दाने दाने को तरसने लगे। लश्कर फाकों की मौत मरने लगा, मजबूरन उन्हें मैदान जंग छोड़ना पड़ा। लेकिन अब कॉर्नवालिस की किस्मत ने मौका दिया और उसने बंगलोर लौट कर बैठ जाने की बजाय उन किलों को हमलों का निशाना बनाया जो सप्लाई लाइन में रुकावट थे और उन्हें कामयाबी से फतह कर लिया। इसके अलावा मद्रास, मौजूदा चेन्नई और बंगलोर की नाकाबंदी पर मामूर मैसूरी लश्करियों और किलों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया गया। सप्लाई लाइन महफूज हो चुकी थी, मौसम बरसात खत्म हो चुका था और कॉर्नवालिस अपनी कमजोरी पर काबू पा चुका था। कॉर्नवालिस एक बार फिर श्रृंगापट्टनम पर चढ़ दौड़ने के लिए बेचैन था। बस 26 जनवरी 1792 को फौज ने बंगलोर से श्रृंगापट्टनम की जानिब पेशकदमी का आगाज किया। ये इत्तेहादी फौजें बेमुज़ाहमत और मामूली मुज़ाहमत के बाद आगे बढ़ रही थी, जिसकी वजह टीपू सुल्तान की फौज में गद्दारियां और हथियार डालने का रुझान था। रास्ते के किले जो कि मुज़ाहमत सर अंजाम दे रहे थे, हथियार डाले जा रहे। शायद ये वो मौसम परस्त थे जो कि सुल्तान की कश्ती गर्दाब में देखकर लहरों के आगे सर झुका रहे थे। एक बार फिर कॉर्नवालिस ने मोर्चाबंद मैसूरियों को हैरान कर दिया, क्योंकि मैसूरियों को अंग्रेज फौज के हमले का तब पता चला जब लश्कर उनके सर पर चढ़ आया था। यूं कई मैसूरी बेखबरी में मारे गए। यहाँ टीपू सुल्तान के जासूस अंग्रेजों के हाथों बिक गए और उन्होंने हमले की पेशगी इत्तला न दी। मैसूरी कैंप में खलबली मच गई और जब तक वो दोबारा मुनज़्ज़म हुए, कॉर्नवालिस का एक फौजी दस्ता दरिया अबूर कर चुका था।
यानी अब वो किले के दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे जो कि खुले हुए, और उधर टीपू दरिया के उस किनारे पर अपनी फौज को मुनज़्ज़म कर रहा था। दरअसल उस अंग्रेजी दस्ते का टीपू सुल्तान से पहले दरिया अबूर करने का मकसद टीपू की गैर मौजूदगी में किले पर हमला करना था और उस पर कब्जा करना था, और उन्होंने दरवाजे पे हमला किया और कब्जा कर लिया। कब्जे की असल वजह मेहदी खान की गद्दारी थी, जो कि किले के उस हिस्से की हिफाजत पर मामूर था। उसने ऐन हमले के वक्त सिपाहियों में तनख्वाहें तकसीम करने का ऐलान करके उन्हें दरवाजे से हटा दिया। अब खुला और फिर खाली दरवाजा, कब्जा तो होना ही था। जंग से पहले तनख्वाहें उस दौर में इसलिए अदा की जाती थी ताकि सिपाही अपने घर के अखराजात के बारे में बेफिक्र हो जाएं और खुश हो जाएं और जांबाजी दिखाएं। तनख्वाहों के साथ साथ एडवांस भी जंग से पहले दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ टीपू के गद्दारों ने जंग के दौरान तनख्वाहें तकसीम करने के इस तरीके का गलत इस्तेमाल टीपू को शिकस्त दिलाने के लिए किया। इससे पहले कि और देर हो, टीपू सुल्तान फौज समेत दरिया अबूर करके किले की तरफ लौट आया। ये सारा कुछ रात के अंधेरे में हुआ। सुबह हुई तो अंग्रेज लश्कर की एक कसीर तादाद दरिया अबूर कर चुकी थी। टीपू सुल्तान ने पहले किले के मकबूजा हिस्से पर हमला करके उसे कब्जे से छुड़ाया और फिर दरिया अबूर करने वाली बाकी फौज पर हमला करके उसे दरिया के उस पार धकेलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार टीपू सुल्तान को पीछे हटना पड़ा और किला बंद होना पड़ा। इत्तेहादी अफवाज ने खंदक खोदना शुरू कर दी ताकि तहफ़्फ़ुज़ के साए में किले के करीब तर पहुंचा जा सके। 22,000 अंग्रेज फौज और 18,000 हैदराबादी अफवाज और 12,000 मनहटी अफवाज के बाद मालाबार के साहिल की जानिब से मुंबई फौज भी अब आन पहुंची थी, जिसकी नफरी 6,000 अफराद पर मुश्तमिल थी और टीपू सुल्तान के लिए फतह की उम्मीदें मांद पड़ चुकी थी। आखिरकार मजबूर टीपू सुल्तान ने सुलह का पैगाम इत्तेहादियों को भिजवाया और 1 माह की बातचीत के बाद एक मुआहदा तय पाया, जिसे मुआहदा सरंगापटम कहा जाता है। मुआहदे की रूह से टीपू सुल्तान को अपनी सल्तनत के ऐसे तमाम इलाके इत्तेहादियों के हवाले करना थे जिनकी आमदन 30 मिलियन रुपए थी। 33 मिलियन रुपए तावाने जंग अदा करना था, जिनमें 16,65,000 रुपए नकद अदा करना थे। बकिया एक साथ अदा करने तक टीपू सुल्तान को अपने दोनों बेटे फरंगियों को बतौर यरगमाली देना थे। यरगमाली उस दौर में जंग अदा करने की जमानत के तौर पर फातहीन के हवाले किए जाते थे। तवाने जंग अदा होने तक ये यरगमाली फातहीन के कब्जे में रहते थे। यहाँ टीपू सुल्तान को किले का एक दरवाजा अंग्रेजों के हवाले करना था, लेकिन टीपू सुल्तान ने दरवाजा अंग्रेजों के हवाले करने की बजाय अपने बेटों को अंग्रेजों के हवाले किया। शायद वो उन पर मजीद भरोसा नहीं करना चाहता था। ये शहजादे मई 1994 तक अंग्रेजों की तहवील में रहे। फिर तावाने जंग अदा हो जाने के बाद उन्हें आजाद कर दिया गया। हाँ, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उनको शहजादों वाला प्रोटोकॉल दिया और अच्छा सलूक किया। तीसरी जंग अब खत्म हो चुकी थी और टीपू सुल्तान अपनी आधी सल्तनत से हाथ धो चुका था। अंग्रेज जानते थे कि टीपू सुल्तान को खत्म करना आसान न था, इसलिए वो सुलह पर आमादा हुए। इसके अलावा हैदराबादी और मरहटे भी टीपू सुल्तान को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बाखूबी इल्म था कि अगर टीपू सुल्तान को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया तो फिर अंग्रेजों का अगला निशाना हैदराबादी और मरहटे ही थे, क्योंकि टीपू सुल्तान के बाद वही थे जो किसी हद तक अपने पांव पर खड़े थे। टीपू सुल्तान अपनी आधी सल्तनत गंवाने और इस मगलूबाना सुलह के बाद कुछ दिल बर्दाश्त सा हो गया और दरबार लगाना ही छोड़ दिया। वो सल्तनत के अहम अमूर के लिए और इदारों से तन्हाई में मिल लेता और हदायत जारी कर देता। वो एक ऐसे खिलौने से खेला करता था जिसमें एक शेर फरंगी फौजी को गर्दन से दबोचे हुए था और वो फरंगी छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा होता था। इस तरह वो अंग्रेजों के खिलाफ नफरत को न सिर्फ पाल रहा था बल्कि उनसे अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए खुद को तैयार भी कर रहा था। उसने फैसला किया कि जब तक अंग्रेजों से अपनी शिकस्त का बदला नहीं ले लेता वो शाहाना आसाइशों से दस्तबरदार रहेगा, और उसने फिर ऐसा किया भी। वो अलग एक छोटे से हुजरे में रहने लगा। इस अदम दिलचस्पी के नतीजे में नमक हरामों की और हौसला अफजाई हुई और उन्होंने साजिशों के जरिए टीपू सुल्तान के वफादारान को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया और अपने मर्जी के लोगों को भर्ती कर लिया गया, यानी साजिशों का जाल बेच चुका था। सुल्तान सांपों के दरमियान रह रहा था जिसे वो मौका मिलते ही डस लेते। इसके अलावा अवाम पर जुल्म करके उनको सुल्तान के मुतल्लिक बदगुमा करने की कोशिश की गई। ये सब कुछ अंग्रेजी आकाओं की ईमा पर हो रहा था। टीपू सुल्तान को पता चला तो उसने सल्तनत के नज़्म व नस्क को संजीदगी से बहाल करने की कोशिशें शुरू कर दी। सबसे पहले गुज़श्ता जंग में गद्दारी करने वाले वजीर आजम मेहदी खान और उसके पूरे जाल को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। कहते हैं उसने ऐन लड़ाई के वक्त तोपों को मट्टी और रेत से भरवा दिया था और ये तोपे मैदान जंग में बेकार
साबित हुई थी। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और भर्तियां की, ज़राअत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और थोड़े ही अरसे में टीपू सुल्तान एक बार फिर एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा। अंग्रेज जो कि आधी सल्तनत छीन लेने और भारी तावान जंग लेने के बाद समझ रहे थे कि टीपू सुल्तान की कमर टूट गई है और अब वो उनके लिए कोई खतरा नहीं रहा। अब हक्का बक्का थे, क्योंकि टीपू ने जिस तरह सल्तनत को दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया वाकई हैरान कुन था। यही नहीं, टीपू सुल्तान ने किला श्रंगापट्टनम की पुरानी दीवारों को गिरा दिया और किला की तामीर नौ शुरू करवा दी। किला के जनूबी जाने 5 मजबूत दीवारें बनवाई गयी जो कि एक दूसरे से थोड़े फासले पर थी, यानी किला की जनूबी दीवार 5 तहों पर मुश्तमिल थी। मशरकी जानिब 2 नई मुस्तहकम दीवारों का इजाफा किया गया और मगरबी जानिब 4 मजबूत दीवारों की बुनियाद रखी गई। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने अपने सफीर एक बार फिर फ्रांस रवाना की और उनसे मदद की दरखास्त की, लेकिन फ्रांस और बरतानिया उस वक्त गुथम गुथा थे और फ्रांस के शाही खानदान के सर पर इनकलाब का खतरा मंडला रहा था। इसलिए बराह रास्त फ्रांस ने सिर्फ वादे और तसलियां ही दी। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी जर्नैल नेपोलियन बोनापार्ट को भी मदद की दरखास्त की। कहते हैं नेपोलियन ने भी जवाबन टीपू को एक खत लिखा, लेकिन ये खत रास्ते में अंग्रेजों ने पकड़ लिया। खत का पकड़ा जाना था कि अंग्रेजों में थलथली मच गई कि नेपोलियन टीपू सुल्तान की मदद के लिए हिंदुस्तान पर हमला करना चाहता है। नेपोलियन जो कि उस वक्त मिस्र में मौजूद था, शायद हिंदुस्तान पर हमलावर होना भी चाहता था, लेकिन उसे टीपू सुल्तान की बदकिस्मती कहे या नेपोलियन की कि नेपोलियन को इसी दौरान ऐसी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा कि उस्मानियों और बरतानिया के खिलाफ इस जंग में नेपोलियन ने मिस्र से भाग कर जान बचाई। अका के मुहासरे के दौरान जब नेपोलियन को शिकस्त हुई तो कहते हैं नेपोलियन ने अका के किले पर एक नजर मारते हुए कहा था, इस हकीर किले से मशरक की किस्मत वाबस्ता थी। सुल्तान ने वाली ईरान और अफगानिस्तान के पास भी सफारतकार भेजे और दोस्ती और मदद की दरखास्त की। अफगानिस्तान के वाली शाह जमान ने इन एलचियों का इस्तकबाल किया और इन्हें तहैफ के साथ साथ अपनी हर तरह की फौजी मदद का यकीन दिलाया। उधर अंग्रेज भी इस सफारतकारी से बेखबर न थे, बल्कि वो तो बुखलाहट का शिकार थे, क्योंकि अगर वाकई टीपू सुल्तान बैरूनी इमदाद हासिल करने में कामयाब हो जाता तो हिंदुस्तान से अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर गोल हो जाता। लिहाजा अंग्रेज हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि टीपू सुल्तान की तमाम सफारतें नाकाम हों, बल्कि वो इन्हें नाकाम करने के लिए चालें भी चल रहे थे। उनको ये खबरें टीपू सुल्तान के दरबार के वफादारों से ही मिल रही थी, यानी वफादारों के बेस में छुपे गद्दारों से, जिनकी तादाद अब कुछ ज्यादा ही हो चुकी थी और जिनका सरगना था मीर सादिक। गुज़श्ता जंग के गद्दार मेहदी खान और उसके दूसरे कारिंदों के सर उड़ाने के बाद टीपू सुल्तान ने मीर सादिक को वजीर आजम के ओहदे पर दोबारा बहाल किया था। मीर सादिक इससे पहले भी इस मनसब पर फैज राय चुके थे और किसी बदउनवानी के बाद उसे माजूल करके मेहदी खान का इंतखाब किया गया था, लेकिन अब मेहदी खान की माजूली के बाद उसे दोबारा बहाल किया गया था। लेकिन दरअसल टीपू सुल्तान यहाँ एक और संगीन गलती कर चुका था, क्योंकि ये शख्स तो मेहदी खान से भी बड़ा गद्दार था। उसने टीपू सुल्तान की नजरों में इस कदर एतमाद कर लिया कि टीपू सुल्तान उसके बारे में आने वाली शिकायत को नजरअंदाज करता रहा। इस शख्स ने आते ही सल्तनत और सुल्तान के वफादारों को झूठे मुकदमात में फंसा कर या तो जेल भिजवा दिया और या फिर कत्ल करवा दिया। यह शख्स टीपू से इजाजत लिए बगैर अहम मामलात के मुतल्लिक अहकामात जारी कर देता और सल्तनत के दिफा के मुतल्लिक अहम खतूत और खबरें टीपू सुल्तान तक पहुँचने ही न देता। लॉर्ड वेल्सले जो अप्रैल 1798 में नए गवर्नर जनरल की हैसियत से हिंदुस्तान पहुंचा, ने आते ही फौज को जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान की सरगर्मियां तो जंग का एक बहाना थी, बल्कि वो इंग्लिस्तान से आया ही टीपू सुल्तान को बिल्कुल खत्म करने के इरादे से था। मुआहदा बंगलोर के बाद अंग्रेजों को पहली बार पूरी तरह समझ आया था कि हिंदुस्तान में बरतानवी राज के रास्ते में हैल यही वह चट्टान थी जिसके टूटते ही हैदराबादी और पूना के रेत के टीले इस तूफान के साथ उड़ जाने थे। लेकिन टीपू पर हमला करने में भी 2 शदीद खतरात थे। पहले ये कि मरहटों और निजाम हैदराबाद में से कोई टीपू सुल्तान से इत्तेहाद न कर ले, और दूसरा ये कि अफगानिस्तान या शाह ईरान से टीपू सुल्तान को कहीं फौजी इमदाद न मिल जाए। दोनों सूरतों में अंग्रेजों को न सिर्फ बदतरीन शिकस्त होती, बल्कि हिंदुस्तान में बरतानवी तख्त सजाने का ख्वाब भी चिकना चूर हो जाता। हाँ, ये जरूर था कि टीपू सुल्तान अब पहले की निस्बत इंतहाई कमजोर हो चुका था, लेकिन यह भी तो हकीकत थी कि माजी की जंगों में अंग्रेज तन तनहा कभी भी टीपू सुल्तान
से कोई बड़ा मार्का नहीं जीत सके थे, बल्कि टीपू ने इन तमाम मार्कों में इन्हें जिल्लत अमेज शिकस्त का मजा चखाया था। लॉर्ड वेल्सले ने हैदराबाद और पूना से मुआहदे कर ली। हैदराबाद से मुआहदा तो दरअसल एक ढोंग था, बल्कि उन्हें मुकम्मल गुलाम बना लिया गया। मुआहदे की शराइत ऐसी थी कि निजाम हैदराबाद की हैसियत अब कागजी हो गई थी और सारा कंट्रोल तो कंपनी के पास था। दरअसल ये हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज की पॉलिसी थी कि वो हिंदुस्तानी राजाओं की कागजी हैसियत को बरकरार रखते थे, लेकिन असल अख्तियारात अपने हाथ में कर लेते थे। यही कुछ निजाम हैदराबाद के साथ भी हुआ, और निजाम में इतना दमखम कहाँ था कि अंग्रेजों के सामने खड़ा हो जाता। ये तो बस टीपू था जिसने अंग्रेजों से गुलामी के ऐसे मुआहदे करने से इनकार कर दिया, और इसलिए अंग्रेजों का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दुश्मन करार पाया। मुआहदे की रूह से निजाम को अंग्रेजों को सालाना 1.4 मिलियन रुपए अदा करने थे। अगर हैदराबाद कंपनी को सालाना रकम की अदायगी में नाकाम होता तो कंपनी को यह हक था कि वो कुछ जिलों से रेवेन्यू बजात खुद इकट्ठा करे। हैदराबाद कंपनी की इजाजत के बगैर गैर मुल्कियों से कोई मुआहदा नहीं कर सकता था। हैदराबाद सल्तनत में एक मुस्तकिल अंग्रेज रेजिडेंट तैनात किया गया जो हैदराबाद को मईशत, रेवेन्यू, अदालती कवानीन, कामर्स, सन्नत, तिजारत और हैदराबाद की रियासती पॉलिसियों के बारे में हदायत देता था। पूना को भी गुलाम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मरहटे पेशवा ने पुराने मुआहदों पर अमल दरामद का तो यकीन दिलाया, लेकिन इस नए मुआहदे के नाम पर गुलामी से रहे फरार अख्तियार कर ली। अंग्रेज मकार ज़ेन भी वक्त की नजाकत को देखते हुए इतने पे इक्तफा कर गए, क्योंकि वो मरहटों को नाराज करके तख्त पूना को टीपू का इत्तेहादी बनता नहीं देख सकते थे। एक खतरा टल गया था, लेकिन टीपू पर हमला उस वक्त तक नहीं किया जा सकता था जब तक बैरूनी इमदाद का इम्कान खत्म न हो जाता। लेकिन यहाँ तो वाली अफगानिस्तान ने न सिर्फ मदद का यकीन दिलाया था, बल्कि अपने इलाके से एक बड़ी फौज लेकर टीपू सुल्तान की मदद को निकल पड़ा था। अंग्रेजों के लिए तो ये पैरों के नीचे से जमीन सिरका देने वाली खबर थी। इन्हें फौरन अफगानिस्तान के शाह जमान को हिंदुस्तान पर हमले से रोकना था। मकार ज़ेन ने एक बार फिर अपना मोहरा दौड़ाया, और ये मोहरा था हिंदुस्तान से एक शिया मुसलमान मेहदी अली खान, जिसको दरबारे ईरान में भेजा गया। जी हाँ, सही सुना, दरबारे अफगानिस्तान नहीं, दरबारे ईरान। इस शिया ने वाली ईरान शाह सफवी को शाह जमान के खिलाफ ये कहकर भड़काया कि अफगानिस्तान में शियों पर बेतहाशा जुल्म व सितम हो रहे हैं और उनके अकायद पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। शाह सफवी ने वाक़या की तहकीक किए बगैर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। शाह जमान उस वक्त हिंदुस्तान की सरहद पर टीपू सुल्तान की मदद के लिए आन पहुंचा था। उसने जब अफगानिस्तान पर ईरान के हमले की खबर सुनी तो मजबूरन अपने दिफा के लिए काबिल की तरफ लौट गया। टीपू सुल्तान के लिए बैरूनी मदद के तमाम इम्कान खत्म हो चुके थे। इससे पहले कि टीपू सुल्तान का कोई और इत्तेहादी पैदा हो जाता, टीपू सुल्तान को खत्म करने के लिए गिराव का आगाज कर दिया गया। 31 दिसंबर 1798 को यह बहाना बना करके कि टीपू सुल्तान हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, ऐलान जंग कर दिया गया। मैसूर पर हमले के लिए एक मुत्तहिदा फौज, जिसमें हैदराबादी फौज और अंग्रेज फौज शामिल थी, शुमाल मशरक की जानिब से पेशकदमी कर रही थी, और इस मुत्तहिदा फौज की क़यादत जनरल हैरिस कर रहा था। इस फौज की तादाद 37,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी फौज थी नाम निहात बम्बई फौज, जो कि मालाबार के साहिलों से मैसूर की जानिब बढ़ रही थी, और इसकी तादाद 6,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, और इसकी क़यादत जनरल अस्टार्ट कर रहा था। इसी दौरान 5,000 अफराद पर मुश्तमिल एक तीसरी फौज भी जनूब की जानिब से सरंगापट्टम की जानिब बढ़ रही थी। टीपू सुल्तान की पहली मुठभेड़ जनूब की जानिब से पेशकदमी करती हुई फौज से हुई। टीपू सुल्तान ने अपने एक तजर्बाकार जनरल कमरुद्दीन खान की क़यादत में हमले का हुक्म दिया। ये जनरल गुज़श्ता जंग में दुश्मन की सप्लाई लाइन काट कर दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब बना रहा था, लेकिन बाद वजूहात की बिना पर इस शख्स ने भी सुल्तान के मुतल्लिक दिल में नफाक रखना शुरू कर दिया। इस जंग में इसने भी अपनी वफादारी की बोली लगवा ली थी। इस गद्दार ने ऐसे बेढंगे अंदाज से दुश्मन पर हमला किया कि अपने ही घोड़े एक दूसरे से टकरा कर बिदक गए। दुश्मन ने इस बदनज़मी से फायदा उठाया और टीपू की फौज पर गलबा हासिल कर लिया। इसी दौरान सुल्तान को मगरबी जानिब से भी दुश्मन के मुसलसल आगे बढ़ने की इतला मिली, तो अपने चंद जर्नैलों को जनूबी मुहाज पर छोड़कर टीपू मगरब की जानिब बढ़ा। इस मुठभेड़ में टीपू सुल्तान की फौज ऐसी बहादुरी से लड़ी कि अंग्रेज फौज अपना सामान छोड़कर जंगल की तरफ भाग निकली। बहुत से वफादार भी यहाँ सुल्तान पर कुर्बान हुए। करीब था कि टीपू सुल्तान इस मगरबी फौज को बिल्कुल ही खत्म करके रख देता कि शुमाल मशरकी मुहाज से खबर आई कि दुश्मन सरंगापट्टम के करीब पहुँच चुका है।
उधर टीपू सुल्तान सैयद गफार की शहादत की खबर सुनते ही खुद किला से निकलकर बाहर मरकगाह में आ गया, जहां अंग्रेजी फौज और मैसूरी फौज के दरमियान शगाफ के दहाने पर खून रेज जंग हो रही थी। मीर सादिक इसी ताक पर था कि सुल्तान किला से बाहर निकले, और जो ही सुल्तान किला से बाहर निकला, मीर सादिक ने अंदर से दरवाजा बंद करवा दिया। किले के अंदर मौजूद सिपाहियों ने मीर सादिक की इस साजिश को भांप लिया। उस वक्त मीर सादिक एक घोड़े पर सवार था और किले से फरार होने की कोशिश कर रहा था। एक सिपाही ने तलवार का वार करके उसे घोड़े से गिरा दिया और फिर मैसूरी सिपाहियों के एक टोले ने उसे पीट पीट कर कत्ल कर दिया। उसकी लाश अगले 3 दिन तक बेगोरो कफन सड़ती रही, और जब मिली तो कोई करीब आने को तैयार न था, फिर उसे वहीं दबा दिया गया। लोग आज भी उसकी कब्र पर जूते मारते हैं। सुल्तान किले के बाहर शगाफ के पास अपने वफादारों के साथ मैदान में मौजूद था। सुल्तान को दरमियान पाकर सिपाही जोश में आ गए और इस बेजिगरी से लड़े कि दुश्मन को शगाफ से पीछे धकेल दिया। लेकिन ऐन उसी वक्त पूर्णिया ने तनख्वाहें तकसीम करने का ऐलान कर दिया और बहुत से सिपाही तनख्वाह की वसूली के लिए शगाफ से हट गए। अब रास्ता साफ था। अब सुल्तान सिर्फ चंद एक वफादारों और जानिसारों के साथ मैदान में था। दुश्मन कलील तादाद के सबब एक बार फिर गालिब आ चुका था और इतना करीब आ चुका था कि अब तलवारों और संगीनों की जंग शुरू हो गई थी। सुल्तान ने अपने बिखरे हुए सिपाहियों को जमा करने के लिए अंदर जाना चाहा, लेकिन दरबानों ने किले का दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। सुल्तान समझ गया कि उसकी जान की कीमत वसूल कर ली गई।